फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु, और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं सुपर 30 क्वेश्चंस आपके मिड टर्म्स के लिए। ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आपके मिड टर्म्स के लिए। इन सारे क्वेश्चंस में से कोई ना कोई आपके 2 से 3 क्वेश्चंस तो ज़रूर आपके स्कूल में आ सकते हैं, तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये सारे टॉपिक्स को मैंने आपके इंक्लूड कर दिए हैं जो आपके सारे कीवर्ड्स हैं, है ना, और इन सारे कीवर्ड्स से क्वेश्चंस यहाँ पे 2, 3, 4 और 5 मार्कर्स अवेलेबल हैं। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद आवर ट्रू बोल रही हूँ 2 मार्कर क्वेश्चंस। डिफाइन एक्सक्रीशन। व्हाट आर द 2 organs in human beings that act as accessory excretory organs? Okay, removal of nitrogenous waste. हाँ जी भाई, removal of nitrogenous waste is known as excretion, है ना, एक्सक्रीशन कहते हैं उसको। और एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का मतलब ये होता है कि अपार्ट फ्रॉम योर किडनी का पूरा सिस्टम, उसके अलावा और कौन कौन एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। तो एक तो आपकी स्किन करती है जो कि स्वेटिंग करती है, आपकी स्वेट की वजह से भी आपका लिटिल बिट अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है। उसके बाद लंग्स भी आपका एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। देखो, वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी से बाहर आ रही हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी से इसलिए बाहर आ रही हैं क्योंकि हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ना होने की वजह से वो हमारी बॉडी के लिए क्या बन जाएंगी, एक तरीके का वेस्ट मटेरियल बन जाएंगी। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और स्वेटिंग दोनों ही वेस्ट मटेरियल हो जाते हैं हमारी बॉडी के लिए। स्वेटिंग तो भाई हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट भी करती है और साथ साथ में यूरिया को भी रिलीज करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो हमें ज़रूरत ही नहीं होता, तो हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। ठीक है, Moving ahead with the next question, how are alveoli designed and why? तो भाई alveoli का मेन काम क्या है आपका? ठीक है, मेनली गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, गैशियस एक्सचेंज जो अपनी बॉडी के अंदर होता है, वो मेनली कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई के अंदर होता है। तो एक तो एल्वियोलाई की जो लाइनिंग होती है दैट इज वेरी थिन वॉल्ड, बहुत ही थिन वॉल्ड होती हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज की प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगी एल्वियोलाई के अंदर, और इनका जो नंबर होता है मिलियंस में होता है। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन ईच लंग्स। तो ये क्या करती हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूज होकर जाए और वो हमारे ब्लड के अंदर मूव करके हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट हो। तो यही रीजन होता है। एक तो स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन वॉल्स होती हैं, बहुत सारे ब्लड आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं, और बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मैक्सिमाइज करता है आपके सरफेस एरिया को ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैशियस एक्सचेंज आपका यहाँ पे हो सके। ठीक है जी, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफाई व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो अब आप लोगों का ना यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि क्या मैम लिवर बाइल जूस को सिंथेसाइज करता है या स्टोर करता है। तो लिवर का काम है सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज करना किसको? बाइल जूस को। ठीक है, और आपके जो गॉल ब्लैडर होते हैं, आपका जो गॉल ब्लैडर होता है उसका काम होता है बाइल जूस को स्टोर करके रखना, बाइल जूस को स्टोर करके रखना। जैसे स्टोरेज रूम होता है ना, तो स्टोर करके रखने का काम बाइल जूस करता है और आपके सिंथेसाइज करने का काम लिवर करता है। और बाइल जूस के 2 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला तो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में बहुत हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है कि फैट के मॉलिक्यूल को, बहुत ही छोटे छोटे फैट के, बड़े बड़े फ्लैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है। और दूसरा काम क्या होता है? एल्कलाइन मीडियम जनरेट करता है। क्या करता है? एल्कलाइन मीडियम जनरेट करता है। मतलब जो खाना आपका स्टमक से आ रहा होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होने की वजह से अगर हमें पेनक्रियाज के एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाना होता है तो वो नहीं होते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होते हैं। तो उस एल्कलाइन मीडियम को बनाने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए आपके बाइल जूस, जो आपका गॉल ब्लैडर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, एल्कलाइन मीडियम बनाता है, और इसके साथ साथ आपके खाने के अंदर जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसको छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, जो फर्दर आपके पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन द डाइजेशन, फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करने में, दैट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करते हैं।
Moving on to the next question, what are the components of the transport system in highly organized plants? कौन से दो component system होते हैं? One is xylem and the second one is phloem. Xylem क्या करता है? Water के conduction में help करता है, water conduction में help करता है, जबकि अगर मैं बात करूं आपके phloem की तो it helps in food conduction. ठीक है, it helps in food conduction, खाने के conduction में मदद करता है. ठीक, चलो. Name the process by which autotrophs prepare their own food. भाई ये तो सबसे easy है. Photosynthesis. क्या लिख रही थी? हिल गई हूँ मैम, है ना? Photosynthesis is one such process जहाँ पे वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. In the presence of sunlight and chlorophyll वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में ब्रेक करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, चलो. Moving ahead with the next question, list the 3 events which occur during this process. कौन सा process भाई? कौन सा process? Oh, photosynthesis का process. ठीक है भैया. तो सबसे पहले क्या होता है? Absorption of light energy by chlorophyll and convert into केमिकल एनर्जी, है ना? फिर क्या होता है आपका? यही केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ और फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फॉर स्प्लिटिंग ऑफ H2O इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, और लास्ट में क्या होता है? यही हाइड्रोजन को यूज करते हैं वो रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंटू ग्लूकोज. ठीक है, यही 3 प्रोसेस होते हैं, यही 3 इवेंट्स होते हैं. लिख दिए भाई हमने. चलो. Moving on to the next question, state 2 sources from which plants obtain nitrogen for the synthesis of proteins and other compounds. Nitrates and nitrites. Nitrates and nitrites present inside the soil are utilized by your plants for protein का synthesis. ठीक है, amino acids की ज़रूरत पड़ती है. चलो. Plants get required nitrogen from the soil in the form of inorganic salts like nitrates and nitrites, जिसको वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए मदद करते हैं. इसके अलावा जो आपके ल्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, वो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दैट इज द साइनोबैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है, जो उनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करती है और वो भी उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं. Describe in brief the function of kidneys, ureters and urinary bladder. तो किडनी क्या होती है? आपकी मेन यूनिट होती है फॉर यूरिन फॉर्मेशन. जितनी भी यूरिन है वो आपकी कलेक्ट करके यूरेटर्स कलेक्ट एंड पोर इनटू यूरिनरी ब्लैडर. And this urinary bladder क्या करता है? It stores urine temporarily. ठीक है, जब तक आपको लगता नहीं है कि आपको वॉशरूम जाना है तब तक आपकी यूरिन को स्टोर करने का काम करता है यूरिनरी ब्लैडर. और किडनी जो होता है वो मेन फंक्शनल यूनिट होती है आपके यूरिन फॉर्मेशन की, क्योंकि इसी किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन की प्रेजेंस होती है और यही नेफ्रॉन्स आपके यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, चलो. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट. ओहो, तो नेक्स्ट से मूव करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हम ऑलरेडी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, नो डाउट, लेकिन इसके अलावा भी हम आपके लिए फ्री मिड टर्म की टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अपने सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करना है इस तरीके से. जस्ट अ सेकेंड.
ये रहा आपका सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख रहा होगा क्लास 10 मिड टर्म फ्री रिसोर्सेज विद सॉल्यूशन। इसी लिंक पे बस आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको एक पीडीएफ ओपन होती हुई दिखाई देगी। इसी पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करोगे जब आप तो आपको एक और लिंक दिखेगा। इसी लिंक के अंदर इसी लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास फ्री मिड टर्म की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जो कि इंग्लिश की, साइंस की, मैथ्स की और एसएसटी के। आपके पास 5 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल है, 5 मॉक टेस्ट पेपर। कहीं इधर उधर पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करने की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर हमारे चैनल को भी फॉलो कर दोगे तो जिस तरीके से आपके मिड टर्म्स के मैराथन्स हो रहे हैं, हम 30+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी तरीके से हम अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और लेकर के आए हैं जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। इस पूरी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको कहीं इधर उधर पैसा खर्चा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और ये क्वेश्चंस ना सिर्फ आपके मिड टर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्री बोर्ड्स के लिए और बोर्ड्स के लिए, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो अभी भी आपके पास टाइम है मिड टर्म्स में फोड़ने के लिए, बस बिंदास क्वेश्चन लगाइए और इन सारी पीडीएफ को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, देखते हैं भाई कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। ओहो, तो हमारे 3 मार्कर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्या गाइस आप लोग रेडी हैं? एक काम करती हूँ, ज़रा 5 मिनट का ब्रेक देती हूँ, पानी लेकर के आती हूँ, ठीक है। 5 मिनट्स का ब्रेक है, 5 मिनट से कम ही लगेगा, फट से पानी लेकर के आती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पानी ख़त्म हो गए हैं। देखो भैया, आपका 5 मिनट से भी कम लगा है। हम विदिन 5 मिनट से ऊपर के अंदर आपके पानी भर करके ले आए हैं। चलो तो लेट्स स्टार्ट 3 मार्कर के क्वेश्चंस। Here we go with the next question. What is double circulation in human beings and why is it necessary? तो जब भी हमारा ब्लड जो है it passes through the hearts 2 times to complete the one circulation, that is known as the double circulation. तो अगर मैं डबल सर्कुलेशन की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से रहेगा आपका डबल सर्कुलेशन। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हम बनाते हैं। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये हो गए आपके लंग्स और नीचे हो गया आपका बॉडी, ठीक है। आपके लंग्स में से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर थ्रू द पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल इस पूरे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवा देता है आपके बॉडी के अंदर थ्रू द एओर्टा, जो कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी मानी जाती है। अब जितना भी ऑक्सीजन था वो हमारे टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे यूज हो गया, क्या बचा इन रिटर्न? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच ब्लड होता है ये आपका जाता है राइट एट्रियम के अंदर, जिसको लेकर के जाती है आपकी वेना कावा, ठीक है, वेना कावा। और भाई यही आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लंग्स के अंदर थ्रू योर पल्मोनरी आर्टरी। तो इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, जहां पे एक सर्कुलेशन होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सर्कुलेशन होता है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक में आपका बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इसे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपकी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स इंक्लूडेड है, इसीलिए हम इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो देखो भाई कॉमन सेंस ही बात है। हम क्या है, हमें अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। हमें अपना बॉडी का टेम्परेचर कितना रखना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और हमें क्या चाहिए? एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए। तो आप लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपके मसल्स को या सेल्स को
एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जितनी उनको चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक वो आपके अच्छे खासे अमाउंट में एटीपी नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो इसी रीजन से अगर हम लोगों ने दोनों अपने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट नहीं किया तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स तक नहीं पहुंचेगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं जनरेट होगी और हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये रीज़न होता है आपके बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन बना हुआ है 4 चैम्बर्स की वजह से, और यही इसकी नेसेसरी इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है जी, चलो moving on to the next question. Leaves of a potted plant were coated with a wax to block the stomata. Okay, why will this plant remain alive and healthy for long? State 3 reason for your answer. देखो, सबसे पहली चीज हमारा स्टोमेटा किस में हेल्प करता है? गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज के साथ साथ वो दूसरा कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करता है? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अब अगर आप स्टोमेटा को वैक्स से कवर कर दोगे तो ना तो गैशियस एक्सचेंज होगा और ना तो आपका ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो पानी नहीं पहुंचेगा और गैशियस एक्सचेंज नहीं होगा तो ना तो उसका CO2 उसके पास पहुंच पाएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए तो पानी और CO2 की तो जरूरत होती है, और ना ही उसके पास क्या ऑक्सीजन पहुंचेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन भी तो करता है आपका प्लांट्स। तो भाई ना तो गैशियस एक्सचेंज हो रही है, ना तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो ना तो पानी कंडक्शन होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट करता है। रूट प्रेशर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है, वो इतने अच्छे से आपके पानी को ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकता। ठीक है, तो ना तो आपका रूट ट्रांसपिरेशनल पुल होगा, ना गैसेस की एक्सचेंज होगी, तो अल्टीमेटली प्लांट ना तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा ना तो रेस्पिरेशन कर पाएगा। इससे क्या होगा? लुढ़क जाएगा, टिकट कट जाएगी बेचारे की यमराज की। ठीक है, तो ऑल टोटल मिला करके इट विल डाई, नॉट स्टे हेल्दी फॉर अ सो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलो moving ahead with the next question. Give reason for the following. The glottis is covered by epiglottis. It is said to not speak while eating. Wall of a trachea are covered with rings of cartilage. तो ट्रेकिया जो होता है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से इसलिए जॉइंट होता है। देखो यहाँ है हमारा ट्रेकिया, हमने जब सांस बाहर छोड़ी, अंदर ली, सांस बाहर छोड़ दी, तो यहाँ पे ना वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और कहीं पे अगर वैक्यूम क्रिएट हो गया है तो चीज़ें कोलैप्स कर जाएंगी। तो उसे कोलैप्स से बचाने के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोलैप्स से बचाने के लिए, ट्रेकिया को कोलैप्स से बचाने के लिए उसके पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की प्रेजेंस देखी जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके गले की, ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट योर गला, तो गले के अंदर ना 2 पाइप्स होते हैं। एक आपका ये फूड पाइप हो गया, ठीक है, एक आपका ये फूड पाइप हो गया, और एक आपका हो जाता है ये विंड पाइप। ठीक है, और विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है, विंड पाइप की जो सबसे पहला पार्ट होता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। एंड ग्लॉटिस इज कवर्ड विद एपीग्लॉटिस। अब मतलब ध्यान से समझना, सपोज करो मैंने ये मेरी बॉटल उठाई, है ना, ये मेरी बॉटल उठाई, मेरी ये जो बॉटल है ना, ये मेरी विंड पाइप है, और विंड पाइप का ये जो अपर वाला पोर्शन है दैट इज ग्लॉटिस। ठीक है, दैट इज ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ है दैट इज द एपीग्लॉटिस। ठीक है, तो जब भी हम खाना खा रहे होते हैं तो हमको बात इसीलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस टाइम पे हमारा विंड पाइप भी एक्टिवेट हो जाता है, ईसोफेगस, तो हमारा फूड पाइप तो एक्टिवेट होता है। तो गलती से खाना विंड पाइप की जगह, सॉरी फूड पाइप की जगह विंड पाइप में भी जा सकता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो हमारा ये जो ढक्कन होता है एपीग्लॉटिस, ये खुल जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? खुल जाता है, इट विल ओपन अप। और अब हम अगर खाते खाते बात करेंगे तो खाते खाते हमारा एपीग्लॉटिस भी खुल जाएगा, जिसकी वजह से खाना गलती से आपके विंड पाइप में जा सकता है, आप चोक हो सकते हो और चोक हो करके निपट सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते टाइम पे हमें बात नहीं करनी चाहिए, जो अक्सर हम नहीं सुनते हैं, हम खूब बातें करते हैं। ठीक है, moving on to the next question. Why are some patients of diabetes treated by giving injection of insulin? तो अगर मैं बात करूं आपके डायबिटीज पेशेंट की, if I talk about डायबिटीज पेशेंट, तो डायबिटीज पेशेंट की जो पेनक्रियाज होती है वो एक्टिवेट नहीं होती है, मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रही होती है। पेनक्रियाज ठीक से काम ना करने की वजह से ना तो वो इंसुलिन सेक्रीट करेगी, है ना, और ना ही उसका ब्लड शुगर लेवल जो होगा, शुगर लेवल जो होगा वो मेंटेन रहेगा, मतलब हमारे खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो
यही रीज़न होता है कि उनके में पेनक्रियाज ठीक से ना काम करने की वजह से उन पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से दिया जाता है ताकि उनको प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन मिले, और जब वो खाना खाएं, खाना खाने के बाद उनका ग्लूकोज लेवल जब हमें उनको डिक्रीज करवाना हो तो इंसुलिन जो है वो आराम से उसके ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करवा सके। ठीक है, तो इसीलिए डायबिटीज पेशेंट में उनका पेनक्रियाज ठीक से काम नहीं करता है, इंसुलिन सिक्रीट नहीं करता, उन्हें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ग्लूकोज अगर बढ़ गया तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक की और ना जाने कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सारे प्रॉब्लम से बचाने के लिए उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से देना पड़ जाता है ताकि खाना खाने के बाद उनका इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर पाए। और ये हम पीते इसीलिए नहीं है, इंसुलिन को हम वाया माउथ नहीं लेते, इंजेक्शन इसीलिए लेते हैं कि क्योंकि इंजेक्शन से ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर एंटर करता है। अगर हम उसको पिएंगे पानी की तरह तो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेट के अंदर होते हैं वो उसको डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करवा देंगे। ठीक है, इसीलिए उसको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, पिया नहीं जाता है। Name the respiratory pigment present in human being. State the function of rings of cartilage present in our throat. अभी मैंने आपको बताया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होती है वो ट्रेकिया को क्या करती है, कोलैप्स होने से बचाती है। इट प्रिवेंट्स द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, कोलैप्स होने से बचाती है। और उसके बाद रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करूं तो दैट इज द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है यही आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर के ट्रांसपोर्ट होता है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के ही आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाई जाती है। इसीलिए हम इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है। कैसे? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वो ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करवा रहा है? हमारा हीमोग्लोबिन ही तो करवा रहा है, इसीलिए इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला जाता है। ठीक है, moving on to the next question, what are the three different pathways involved in the breakdown of glucose in different organism? ये क्वेश्चन तो भाई सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड आता ही आता है। चलो तो अगर मैं ड्रॉ करूं, आप लोगों को पता ही है ग्लूकोज जो होता है इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। पायरुवेट, हाँ पायरुवेट। और ये पायरुवेट जो होता है तीन तरीके से ब्रेक डाउन होता है। एक तो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो होता है यीस्ट के अंदर, और क्या बनता है आपका? एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कितनी एटीपी बनती है? सिर्फ 2 एटीपी जनरेट होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है आपका? पायरुवेट जो होता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में। लैक ऑफ ऑक्सीजन ये कहाँ होता है? हमारे मसल सेल्स के अंदर, जहाँ पे वो क्या जनरेट करता है? लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है और साथ साथ में एनर्जी जनरेट करता है। कितनी? सिर्फ 2 एटीपी बस। तीसरा क्या होता है आपका? पायरुवेट अगेन जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पे वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है और साथ साथ में 38 एटीपी जनरेट करता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे प्रोसेसेस। ऊपर वाले हो जाते हैं। हेलो, नहीं
चलो गाइस, तो ये है आपका, इस 3 तरीकों से आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है। इसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है दैट इज नोन एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, और नीचे वाला पार्ट जो होता है दैट इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा। देखो ये ऊपर वाला जो नीचे वाला होता है दैट इज बोथ जो हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होते हैं, लास्ट वाले जो होते हैं दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू एनिमल्स। तो भाई कॉमन सेंस ही बात है, हमने क्लास 9th में ही पढ़ा है, प्लांट्स जो होते हैं दे आर सीडेंटरी इन नेचर, रुके हुए होते हैं भाई, मूव नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स जो होते हैं उनमें डेड सेल्स की प्रेजेंस ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, तो अब भाई डेड सेल्स हैं तो डेड सेल्स को क्या एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए आपके कंपेयर टू एनिमल्स, एनिमल्स हम मूव करते होते हैं, इधर उधर दौड़ना कूदना फांदना हमारा काम होता है। ठीक है, उसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं आपके, उनके अंदर डेड सेल्स की कोई प्रेजेंस नहीं होती है। ठीक है, यही रीजन है कि प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है एज कंपेयर टू एनिमल्स। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर इज अ रेट ऑफ डिफरेंस, नहीं, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एंड नॉट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो भाई एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, एक्वाटिक में ऑब्वियस सी बात है, एक मछली पानी में गई छपाक, पानी के अंदर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होता है, पानी के अंदर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होता है दैट इज वेरी लो, बहुत ही कम होता है। जबकि अगर मैं बात करूं आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की, तो भाई इतना भर भर के ऑक्सीजन, हालांकि उतना ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है जितना होना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट में, बट हाँ है ऑक्सीजन। तो इसी रीजन से डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम होने की वजह से उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो सांस लेते हैं, ताकि क्या कर सके, जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनकी बॉडी को चाहिए एनर्जी जनरेट करने के लिए वो उनको मिल पाए, और वो क्या कर सकें, अपना डे टू डे लाइफ परफॉर्म कर सकें। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो एनवायरनमेंट में ही रहते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, ऑक्सीजन जितनी चाहिए हम सांस खुद से ले सकते हैं, अच्छे खासे अमाउंट पे पहुंच सकती है। यही रीज़न होता है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग दोनों ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद योर 4 मार्कर क्वेश्चंस। तो देखो 4 मार्कर क्वेश्चंस जो होंगे ये सारे आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। कैसे रहते हैं, दीज आर द केस बेस्ड क्वेश्चंस। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द केस बेस्ड क्वेश्चंस फर्स्ट। हम क्या हैं, हम तो आलसी हैं और हम तो केस पढ़ेंगे नहीं। व्हाट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड व्हाट व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट क्या है, नेचुरल सी बात है, वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट होता है प्लांट्स का उसी को ही एक्सक्रीट करने को प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। डिफरेंट तरीके से वो एक्सक्रीट करते हैं, लीफ के थ्रू, रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, और इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो वेस्ट मटीरियल है, उनकी बॉडी के लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए उनको बाहर निकाल दिया जाता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स एंड इट्स फंक्शन। तो क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट्स डू प्लांट्स एक्सक्रीट इन सॉइल। देखो सॉइल में ना कुछ बहुत आयंस वो सिक्रीट करते हैं, और ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो वेस्ट है। भाई ये इंपॉर्टेंस का कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। हाउ डू प्लांट्स एलिमिनेट ऑक्सीजन एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस नेसेसरी। ऑब्वियस ही बात है भाई, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक्सक्रीट करते हैं, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी के थ्रू तो भाई ये ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाते हैं। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। एक ये क्वेश्चन है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये रहा 5। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, आपके हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ये क्या करता है, गैसेस के ट्रांसपोर्ट में मदद करवाता है, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करवाता है। एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हाउ डू प्लेटलेट्स कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। यही जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, जब भी आपको वूंड लगा होता है, चोट लगी होती है, तो वहां पे जाकर के ये इकट्ठा हो जाते हैं बहुत सारे प्लेटलेट्स, और एक क्लॉग बना लेते हैं, क्लॉटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहां से ना ब्लड आपका फ्लो नहीं होता है, खून आपका कंटिन्यूअसली बहता नहीं है। दैट इज ओनली नोन एज द ब्लड क्लॉटिंग, जो आपके प्लेटलेट्स करवाते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूल फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स दैट बाइंड्स टू ऑक्सीजन इन द लंग्स। दैट इज नोन एज द हीमोग्लोबिन। जो आपके
रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और वही आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है। सिंपल। विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू इन्फेक्शन एंड एनगल्फ पैथोजेंस? न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बट आप लोगों की उसमें नहीं है तो मैं कुछ कहूंगी नहीं, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट विल बी योर न्यूट्रोफिल्स, जो आपके सबसे पहले ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं और उनको आपकी बॉडी में से एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, चलो moving on to the next question. Which blood cells exhibit phagocytic activity? White blood cells exhibit your phagocytic activity. कैसे? मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि white blood cells जो होते हैं ना, शेप चेंजर्स होते हैं, वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेते हैं। जैसे अमीबा खाना एनगल्फ करता है, उसी तरीके से ये व्हाइट ब्लड सेल्स भी खाने के या किसी भी फूड पार्टिकल को या किसी भी फॉरेन मटीरियल को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पेशली एनगल्फ कर लेते हैं और एनगल्फ करके अपनी बॉडी में ही उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। उसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, फैगोसिटिक एक्टिविटी बोला जाता है। अमाउंट ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स is changed in dengue fever. Which one of the following common symptoms are observed in the peoples? अरे भाई प्लेटलेट्स रिड्यूस हो जाती हैं, प्लेटलेट्स रिडक्शन, प्लेटलेट्स का रिडक्शन देखने के लिए मिलता है हमें जिनको डेंगू फीवर हो जाता है। Why are WBCs called the soldiers of the body? अभी मैंने जस्ट बताया कि WBCs का काम क्या होता है, फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करना। वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है और एनगल्फ करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसीलिए आपके WBCs को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोला जाता है। नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज द क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीड्स टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और प्लेटलेट्स, अभी बताया था ऊपर कि प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग करवाते हैं और ज्यादा एक्सेसिव लॉस जब हो रहा होता है तब अगर आपकी प्लेटलेट्स उन ब्लड लॉस को रोकती नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट इज द वन मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ? लिम्फ का फंक्शन होता है एक्सेस ऑफ फ्लूइड, जो आपके टिश्यूज के बीच में फंस गया है उसको आपके वापस ब्लड के अंदर पोर करना। और इवन लिम्फ जो होता है उसके पास एक टाइप के लिम्फोसाइट्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके फाइटर होते हैं, आपके फाइट करते हैं इन्फेक्शन को, WBCs की तरह होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। कौन? लिम्फ। ठीक है, दोनों में से कोई भी फंक्शन लिख सकते हो आप। Moving on to the next question. Dash are involved in the transport of substances in plants. Xylem and phloem, ये दोनों ही आपके transport of substances में involve होते हैं। Vascular tissues for transport of water and nutrients in plants is called xylem. Continuous network of channels that connect roots to the leaf through the stem and the branches. Xylem vessels होते हैं, xylem vessels and phloem vessels होते हैं जो continuous tube network होती है। network of channels होते हैं जो आपके बाकी root, stem, leaf सबको connect करते हैं। Dash are involved in the transportation of food. फूड के ट्रांसपोर्टेशन में कौन इन्वॉल्व होता है? फ्लोएम, भैया कॉमन सी बात है। फंक्शन ऑफ जाइलम ट्रांसपोर्टेशन क्या करवाता है? वाटर का कंडक्शन करवाता है, तो भाई यही उसका फंक्शन हो गया, पानी का कंडक्शन करवा रहा है ना। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखें भाई, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। What is the primary function of phloem in plants? फूड का कंडक्शन करवाना, क्या करवाना? फूड का कंडक्शन करवाना is the primary function. What is transpiration and how does it drive the transport of water and minerals in plants? तो देखो भैया, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? It's a loss of water through the aerial parts of the plant. अब देखो ध्यान से होता क्या है, आप लोगों ने स्ट्रॉ देखी है? स्ट्रॉ से कभी पानी पिया होगा बचपन में मजे मजे में कि मैं स्ट्रॉ से पानी पीऊंगा, मैं स्ट्रॉ से जूस पीऊंगा, मैं स्ट्रॉ से आपका पेप्सी पीऊंगा, पेप्सी कोक पीऊंगा, है ना। तो वो स्ट्रॉ जैसे नहीं होती, उसी स्ट्रॉ की तरह आपके ना ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम ट्यूब्स। ठीक है, तो जब भी आपका उन ट्यूब्स का ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो आपका स्टोमेटा होता है, वहां स्टोमेटा से जब पानी कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा होता है ना, तो एक सक्शन बन जाता है। जैसे नहीं आप स्ट्रॉ में से सक करके पानी को ऊपर खींचते हो, उसी तरीके से ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, ये एक सक्शन पुल जनरेट करता है जिसको हम ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं। यही आपके रूट्स में से पानी को पुल करके आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाता है। तो यही ट्रांसपिरेशन जो होता है क्या जनरेट करवाता है? ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट करवाता है, जिसकी वजह से आपका पानी जो होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचता है। Which plant cells play a crucial role in functioning of the phloem and what is their function? phloem की फंक्शनिंग में भाई सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ही तो मदद करते हैं। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स।
चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डैश. सो व्हाट आर पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट से तो कुछ नहीं होता. ये क्वेश्चन ना गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ेंगे. ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, गड़बड़ ये क्वेश्चन है तो उसको इग्नोर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन? जस्ट टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. ठीक है, यही होता है इसका रोल. व्हाट इज बोमैन कैप्सूल? कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन. कप शेप स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होती हैं. डायलिसिस क्या होता है? इट्स अ आर्टिफिशियल प्रोसेस जहां पे जिस पेशेंट की किडनी खराब हो गई होती है उनके ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को हम रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस. What is the function of urinary bladder? To store the urine temporarily. Store urine temporarily. ठीक है. और what are the different parts of nephron? भाई एक तो ग्लोमेरुलस होता है, एक होता है बोमैन कैप्सूल, एक होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है. चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ओहो, तो अब हमारे 5 मार्कर क्वेश्चंस आने वाले हैं. जस्ट अ सेकेंड, पानी पी लिया जाए फिर उसके बाद करते हैं. Let's start with the very first question. Draw the labeled diagram of human digestive system. ठीक है भैया, डायग्राम ड्रॉ किया जाए. तो ये हो गया आपकी ईसोफेगस, ये हो गई आपकी स्टमक. लीवर तो ड्रॉ ही नहीं किया. इसके अंदर होता है गॉल ब्लैडर. ये हो गया लीवर, ये हो गया गॉल ब्लैडर, ये होता है पेनक्रियाज, ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन और अंदर वाली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. नीचे से एनस और रेक्टम की स्पेस नहीं थी तो वो मैंने बनाया नहीं, सॉरी. ठीक है. चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द ऑर्गन दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी. तो देखो भाई, एक काम करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन के डायग्राम के साथ. ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्लोमेरुलस रेड कलर का. ये सबसे पहला पार्ट जो होता है ग्लोमेरुलस का, इसी से ही क्या होता है आपका सबसे पहला यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप स्टार्ट होता है. दैट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. जितने भी आयंस हैं, ग्लूकोज हैं, अमाइनो एसिड्स है, यूरिया हो है आपकी, वो छन्नी की तरह छन करके कहाँ जाते हैं? इट मूव्स इनसाइड द बोमैन कैप्सूल. इनसाइड द बोमैन कैप्सूल आपका सबसे पहला स्टेप हो गया. दूसरा स्टेप होता है आपका रीएब्जॉर्प्शन का.
सेकेंड स्टेप विल बी योर रीएब्जॉर्प्शन। तो होता क्या है, आपका जितने भी ग्लूकोज, आयंस, नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर हुए थे ग्लोमेरुलस से, वो एंटर करे बोमैन कैप्सूल में। ये जो सेकेंड स्टेप है दैट इज द बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल के बाद ये जितना भी प्रोसेस आपने किया था, मतलब जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स थे वो एंटर करते हैं आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, जहां पे आपका सेकेंड प्रोसेस होता है दैट इज द रीएब्जॉर्प्शन का। यहाँ पे क्या होता है, आपका आयंस को, अमाइनो एसिड्स को, पानी को सब रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ग्लूकोज को, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, गलती से फिल्टर हो गए थे, ठीक है। तो अब ये सब रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जितना भी आपका फिल्ट्रेट बचता है, मेनली जो होता है उसमें वाटर की प्रेजेंस होती है और नाइट्रोजनस वेस्ट की प्रेजेंस होती है, वो सब एंटर करता है आपके लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। कहाँ एंटर करता है? लूप ऑफ हेनले में एंटर करता है, लूप ऑफ हेनले और उसके बाद डीसीटी में एंटर करता है। तो लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में क्या होता है, आपका आयंस का सिक्रीशन होता है, थर्ड प्रोसेस होता है। कौन सा होता है? टिब्यूलर सिक्रीशन का। क्या होता है? टिब्यूलर सिक्रीशन का प्रोसेस होता है, जहां पे आयंस सिक्रीट किए जाते हैं, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम एंड। क्यों सिक्रीट किए जाते हैं? ताकि हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे, आयंस का बैलेंस बना रहे। और इस तरीके से आपकी जब पूरी यूरिन फॉर्म हो जाती है तो लास्ट का ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, ये पूरी यूरिन को लेकर के आपके यूरेटर्स में पोर कर देते हैं। यूरेटर्स सारा आपका पूरा यूरिन लेकर के यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखता है, फिर हमको बहुत जोर से जब सुसु आती है तब हम कहते हैं मैम मे आई गो टू वॉशरूम, और बस हम जाते हैं और इट एक्सक्रीट्स आउट थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये पूरा ब्रीफ में आपका यूरिन का फॉर्मेशन रहता है। और कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? दैट इज द पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनी होती हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा, ठीक है। चलो, mention any 2 components of the blood, trace the movement of oxygenated blood in the body। 2 components of blood आपका रेड ब्लड सेल्स हो सकते हैं और क्या हो सकता है? व्हाइट ब्लड सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भाई लंग्स में से कहाँ जाता है? पल्मनरी वेन में, पल्मनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा तक। ये हो गया आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट। राइट द फंक्शन ऑफ वॉल्स प्रेजेंट इन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या होता है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यही होता है आपके वॉल्स का फंक्शन। वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, आर्टरी इज योर थिक वॉल्ड, बहुत ही मोटी होती हैं आर्टरीज आपकी, जबकि वेन्स जो होती हैं दे आर थिन वॉल्ड, पतली पतली सी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं आपकी वेन्स में, ठीक है। चलो, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो क्या होता है भाई? सबसे बढ़िया है अमीबा का डायग्राम होता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, कुछ भी बना दो, है ना। ये दिखा उसको क्या? फूड पार्टिकल, ठीक है, ये दिखा उसको फूड पार्टिकल। अब भाई ये फूड पार्टिकल से अमीबा क्या करता है? सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करता है। इट फॉर्म्स द सूडोपोडिया, दिस सूडोपोडिया, जो कि क्या होता है? फॉल्स फीट होता है, फॉल्स फीट होता है, ठीक है। और यही सूडोपोडिया क्या करता है? आपके फूड पार्टिकल को आफ्टर सम टाइम एनगल्फ कर लेता है। तो इस तरीके से आपका अमीबा बना और ये फूड पार्टिकल था, और इसी फूड पार्टिकल के अंदर ये देखो इस तरीके से फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है, जहां पे उसका खाना डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ताकि वो अपनी ग्रोथ के लिए उसे यूज कर सके। और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो इजेशन के थ्रू उसकी बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। देखो किस तरीके से क्या हुआ, उसने सबसे पहले सूडोपोडियम की फॉर्मेशन करी, फूड वैक्यूल बनाया, उसको एनगल्फ करके एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ और उसके बाद उसका इजेशन करवा दिया गया। और इसी तरीके से पूरा साइकिल रिपीट होता रहता है, खाना आपका इसी तरीके से इंजेस्ट होता है अमीबा में, ठीक है। चलो, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is nutrition necessary for the human body? भाई कॉमन सेंस ही बात है, टू गेट द न्यूट्रिएंट्स, जो हमें विटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फैट की जरूरत होती है, वो हमें प्रॉपर मिल सके, इसीलिए आपके न्यूट्रिशन जरूरी होते हैं। What causes the movement of food in the alimentary canal? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है आपके पूरे एंटायर एलिमेंट्री कैनाल में, जिसकी वजह से खाना जो होता है आपका इधर से उधर मूव करता है। Why is the small intestine in herbivorous long
longer than carnivorous because a small intestine eats the green grass which contains the cellulose. और ये cellulose जो होता है इसको काफी लंबा टाइम लगता है चीजों को डाइजेस्ट करने में. What will happen if mucus is not secreted by the gastric glands? तो ऑब्वियस ही बात है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होगी, स्टमक इनर लाइनिंग विल कोरोड और क्या हो जाएगा, हमें अल्सर्स की प्रॉब्लम हो जाएगी. क्या हो जाएगी? अल्सर्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, छाले पड़ जाएंगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपका म्यूकस ही बचाता है. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कंटिन्यूअसली सिक्रीट हो रहा है, अब म्यूकस जो होगा नहीं, तो वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी स्टमक की वॉल्स खराब होने लगेंगी और हमें अल्सर के इश्यूज देखने के लिए मिल जाएंगे. ठीक है, चलो. In the process of respiration state, the function of alveoli helps in the process of gaseous exchange. भाई gaseous exchange ही तो करवाती है आपकी alveoli, है ना. Rate of breathing at aquatic organism is much faster than the terrestrial organism और हमें ये पाथवे कंप्लीट करना है. ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और पायरुवेट से माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होने के टाइम पे CO2 रिलीज होता है, पानी रिलीज होता है और साथ साथ में 38 ATP रिलीज होती है. और इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में इसीलिए ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. ठीक है, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है काफ़ी लो इन अमाउंट होता है, तो इसीलिए उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेनी पड़ती है ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनके बॉडी के अंदर पहुंचे और जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनको चाहिए वो उन तक पहुंच पाए. ठीक है. द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है भैया, बना देते हैं. ये हो गए लंग्स, ये हो गई ट्रेकिया और ये हो गई ब्रोंकाई. ठीक है, और ये फर्दर हो जाती हैं ब्रोंक्यूल्स और ये क्या हो गई आपकी एल्वियोलाई. ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? दिस इज द डायफ्राम. Give reason for the following. Lungs always contains the residual volume so as to prevent it from collapsing. ठीक है, क्योंकि वैक्यूम जनरेट हो जाएगा. रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर एस्पिरेशन ऑल्सो, मतलब हमने बहुत जोर से सांस ली और सांस छोड़ने के बाद भी कुछ बहुत अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, ताकि अगर इन केस पूरी अमाउंट चली जाएगी तो लंग्स में क्या हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वो कोलैप्स हो सकते हैं. नॉस्ट्रल्स आर लीन्ड विद म्यूकस just to trap dust particles. डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए उसके अंदर म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है. ठीक है, एंड हेयर यू गो विद द मोस्ट अवेटेड बैच. ये आपका द्रोणा बैच होने वाला है, जहां पे हम ही टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके मिड टर्म्स की प्रिपरेशन के लिए. यहाँ पे आपको SST की अलग, बायो की अलग, मैथ्स की अलग, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग क्लासेस मिलेंगी, जहाँ पे आप अपने पूरे मिड टर्म के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. ये बैच आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल होने वाला है, क्योंकि भाई 15 दिन का बैच है, आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो आप इस एक बैच को ज्वाइन करके भी फोड़ सकते हो. अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अपने सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करना है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा इस तरीके से, मिड टर्म क्रैश कोर्सेज. ये क्रैश कोर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से सारी डिटेल्स देख सकते हो कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है, जहाँ पे आप अनगिनत हमसे डाउट्स पूछ सकते हो, हम अनगिनत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, SST, मैथ्स सबकी क्लासेस होने वाली हैं और ये बैच आपका 2000 रुपए का है. लेकिन अगर आपने मेरा कूपन कोड यूज किया, दैट इज KB50, तो
ये बैच आपको मात्र 999 में मिल जाएगा, जहां पे आपको बायो का हम पूरा मिड टर्म का सिलेबस करवाने वाले हैं, फिजिक्स का पूरा, केमिस्ट्री का पूरा, आपके अनगिनत डाउट्स जो आपके कहीं से सॉल्व नहीं होते हैं वो डाउट्स को हम केटर करने वाले हैं। इवन इस बैच में हम आपको अनकैम और अनम्यूट भी कर सकते हैं आपके डाउट सुनने के लिए। तो भाई, और जो हमारे प्यारे बच्चे आकार सेशंस में हैं उनके लिए तो ये बैच फ्री ही होने वाला है, ठीक है। तो बस आप लोगों के पास बहुत सुनहरा मौका है मिड टर्म्स के लिए प्रिपेयर करने का। तो अब बस जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ठीक है। दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी है। तो बस मेरे प्यारे सारे से बच्चे, जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।